जय हिंद। आज मैं आपको 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स की। हम समझेंगे कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स कैसे डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प कर रहा है और फिजिक्स से रिलेटेड किस तरीके से टेक्नोलॉजी में हमें हेल्पफुल मिल रहा है और देन अल्टीमेटली ये सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन हमें फिजिक्स का देखना है। तो व्हाट इज फिजिक्स, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। मतलब नेचर में होने वाली जो भी एक्टिविटीज है, जो भी फेनोमेना है, वो हम फिजिक्स में देखते हैं और फिजिक्स उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। आप सोचते हो कभी कि मैंने लाइट ऑन करा तो हमें चीजें दिखाई देने लगती है, लाइट ऑफ करा तो चीजें वही है बट दिख नहीं रही है। क्या रीजन क्या है इसका? तो ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये बेसिकली फिजिक्स करता है। तो फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। मैंने क्या बोला डेफिनेशन मैंने बोला कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, उसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। देखो अब नेचर में ही देखो, नेचर में होता क्या? थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होता है। तो थंडरिंग और लाइटनिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है उसका, वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? फिजिक्स। अगर और आगे जाओ तो स्काई, बाहर निकलते तो स्काई ब्लू दिखती है, रात होता है तो स्काई हमें ब्लैक दिखता है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्लू हो रहा है, ब्लैक हो रहा है? ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहा है। अगर घर की बात करें तो घर में आप ठंड के टाइम में देखते हो घर में नीचे ही रूम हीटर रख देते हो, रूम हीटर नीचे रखते हो। वो इतना डेंजरस है बट स्टिल यू आर कीपिंग दैट रूम हीटर नीचे। अब नीचे रख रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो एक्चुअली करता है क्या? हीट रेडिएट करता। रूम हीटर क्या करता है? हीट को रेडिएट करता। जब वो हीट रेडिएट कर रहा तो होगा क्या? बाहर के आसपास के एयर गर्म हो जाएंगे और एयर जैसे ही गर्म होगा वो क्या होगा? एयर गर्म होते ही वो लाइट अप हो जाएगा और ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। अब ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा मतलब रूम को गर्म करेगा। वही आप पहले ऊपर रख देते हैं तो पहले ऊपर रखने से क्या होता कि एयर लाइट अप होता। जैसे वो हीट रेडिएट करता एयर हल्का होता, लाइट अप होता और वो क्या करता और ऊपर चला जाता। नीचे हमें वो गर्मी देता ही नहीं, देता अल्टीमेटली वो आता गर्मी बट उतने इफेक्टिव नहीं होते। सेम उसी तरीके से गर्मियों के दिनों में आप क्या करते हो? एसी यूज करते हो। तो जब गर्मी के दिन में एसी यूज करते हो, उतनी हेवी इक्विपमेंट है एसी, उसको आप ऊपर लगाए रखते हो। उसका लॉजिक क्या है? एसी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे उसने हीट को एक्सट्रैक्ट करा, हुआ क्या? वहां के आसपास के एयर ठंडे हो गए। जैसे ठंडा हुआ वो हेवी हो गया, हेवी होते वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट करा और सारे गर्म को इफेक्टिवली वो ठंडा करता। तो ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन कर रहा? ये तो बेसिकली फिजिक्स कर रहा। तो इसीलिए मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन बोला, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए साइंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स वो ब्रांच साइंस का है जिसमें हम बेसिकली नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है मेरी बात? आई होप समझ गए होंगे कि फिजिक्स है क्या। मतलब फिजिक्स हर जगह है और मेरे लिए तो फिजिक्स दुनिया है। ठीक है, फिजिक्स के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि क्या है लाइफ। ठीक है, मेरे लिए फिजिक्स दुनिया है और बहुत जल्द आपके लिए भी मैं फिजिक्स दुनिया बना दूंगा। मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको भी प्यार करवा दूंगा फिजिक्स से। जैसे मुझे प्यार है ना फिजिक्स से, वैसे ही आपको भी प्यार करवा दूंगा। इट्स माय वर्ड। ठीक है ना? तो फिजिक्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं सेकंड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? तो देखो, हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे फेनोमेना देखते हैं और ढेर सारे फेनोमेना को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं किसी लॉ से। अब तो नेचर में ढेर सारे फेनोमेना है, अब हर एक फेनोमेना के लिए हर एक लॉ बना दे तो आपके लिए भी मुश्किल और हमारे लिए भी मुश्किल। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि ढेर सारे फेनोमेना को
एक ही ढेर सारे फेनोमेना को कोशिश करते एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दे, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज यूनिफिकेशन। मैंने क्या बोला? यूनिफिकेशन। मतलब मेरे को पता चला कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है फिजिक्स की वो क्या है? यूनिफिकेशन। मतलब हमें ध्यान रख के ये चलना होता है कि ढेर सारे फेनोमेना को एक ही किसी लॉ से एक्सप्लेन कर दे, दैट इज यूनिफिकेशन। जैसे देख लो आप, अगर मैं यूनिफिकेशन में बात करूं, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमी। लिख सकता हूं मैं, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से किसी भी बॉडी का नीचे गिरने को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और किसी भी बड़े बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन भी बता देते हैं। एक ही लॉ से हमने एक्सप्लेन कर दिया। और लेटर ऑन ये लॉ बहुत ही हेल्पफुल हुआ कैपलर्स को उसके लॉ को बिल्ड करने के लिए ग्रेविटेशन के। तो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटी में हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलिंग ऑफ बॉडीज, किसी भी बॉडी का नीचे गिरना, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप? एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। तो एक ही लॉ से हमने क्या करा? दोनों को, फेनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। सेम उसी तरीके से और भी देख सकते हो यूनिफिकेशन में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये बेसिकली आप 11th में तो पढ़ लोगे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैंने नाम क्या बोला? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने 4 इक्वेशन दिए थे। उन्होंने 4 इक्वेशन दिए थे, और 4 इक्वेशन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे एक्सप्लेन हो गए थे। मतलब मैं सेकेंड यूनिफिकेशन बोल सकता हूं, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट। मैंने क्या बोला उसके लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड इलेक्ट्रोडायनेमिक, थर्ड मैंने क्या बोला आपको? थर्ड मैंने बोला दैट इज मैग्नेटिज्म, और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी चीज मैक्सवेल के वो 4 इक्वेशन से एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला हमने देख लिया यूनिफिकेशन। सेकेंड होता है रिडक्शनिज्म। क्या होता है? रिडक्शनिज्म। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करनी, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? रिडक्शनिज्म में ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट। मतलब किसी भी बड़े बड़े, अब आप सोच करके देखो, किसी भी चीज को खाते हो, अगर आप गुआवा भी खाते हो तो ऐसा थोड़ी होता कि एक बार उठाया मुंह में डाल लिया और खा गया। ऐसा करते हो क्या? पता नहीं, शायद कोई करता हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, गुआवा, बड़ा सा गुआवा है, उसको हम काटते हैं, काट के छोटा करते हैं, सो दैट कि वो चबाने में भी इजी हो और हमारे अंदर भी इजी हो जाए। तो हमने क्या करा, बड़े बॉडी को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने क्या करा, छोटा कर दिया और उसको समझने की कोशिश करा। इस तरीके से वो समझना बहुत ही आसान होता है और इंपैक्टफुल होता है। ये रीजन होता है रिडक्शनिज्म का। क्लियर है ना। तो ये मैंने बता दिया प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो देख लो एक बार, ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जैसी मर्जी। चलो ले लिया ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है।
फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या करा, फिजिक्स को 2 अलग अलग डोमेन में डिवाइड करा। तो कौन कौन सा वो डोमेन है? द फर्स्ट डोमेन इज मैक्रोस्कोपिक एंड द सेकेंड डोमेन इज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़े। ठीक है, जो 20वीं सेंचुरी से पहले की फिजिक्स है, ठीक है ना, जो 20वीं सेंचुरी से पहले की फिजिक्स जो हमने पढ़ा ना, वो किसके अंदर है? माइक्रोस्कोपिक के अंदर है। एंड दैट फिजिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं ना। सुना होगा ना क्लासिकल डांस, पुरानी डांस, क्लासिकल ता थई तत थई, सुना ही होगा। चलो नहीं सुना तो अभी तो देख लिया ना। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। चलो ठीक है, माइक्रोस्कोपिक को मैंने क्या बोला कि बहुत पुरानी फिजिक्स, स्टार्टिंग की जो फिजिक्स जो स्टार्ट हुई थी, फिजिक्स जो हमने पढ़ा, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है ना? ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर है, मतलब बड़े बॉडी की जब हम स्टडी करेंगे ना, तो दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ माइक्रोस्कोपिक। अब क्लासिकल फिजिक्स की मैंने बात करा तो उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हमें समझना नहीं है, हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, तो उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने क्या करा, क्लासिकल फिजिक्स को भी क्या करा है, अलग अलग सब डिवाइड करा है। तो कौन कौन से पार्ट में करा? द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स एंड द सेकेंड वन इज thermodynamics and third one is electromagnetism, fourth one is optics। ठीक है ना, ऑप्टिक्स। क्लियर है? तो देखो हमने क्या करा है, 4 डोमेन में डिवाइड कर दिया फिर से अगेन इसको। ठीक है, सब डिवीजन हो गई। मैकेनिक्स जो 11th में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स जो 11th में पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है ना। और अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। तो माइक्रोस्कोपिक में बेसिकली हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, उसकी बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। और इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। तो दिस इज अंडर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स है ना, जैसे मॉडर्न डांस अपने आते हैं ना, वेस्टर्न डांस, जिसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से डांस करते हैं, समझ रहे हो ना। चलो ये सब तो मैं दिखाता रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजा आएगा पढ़ने में। मैंने बोला ना कि फिजिक्स से ना करा दिया प्यार तो बोलना मुझे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बस देखते जाओ। तो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब मैंने क्या बोला कि क्वांटम लेवल की बात है ना, क्वांटम लेवल की बात, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर की स्टडी। अब देखो हमने ये कैटेगरी में क्यों डिवाइड करा? अब बोलोगे सर एक ही में पढ़ा देते, क्यों अलग अलग करके मेरी मतलब बैंड बजा रहे हो? तो देखो इसलिए किया गया ना, क्योंकि यहाँ जो लॉ बने हैं, इसके लिए जो लॉ लगते हैं ना, वो इसके लिए नहीं लगते, इसके लिए बिल्कुल अलग लॉ लगते हैं। तो कैसे पढ़ लोगे? मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो अलग लॉ लगते, सारी कहानी इसकी अलग होती है, इसकी कहानी अलग होती है, तो एक में पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं। दैट्स वाई इसे हमने अलग करा। हम बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का क्या रिलेशन है। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इन तीनों का क्या रिलेशन है? अगर हमारे पास फिजिक्स की नॉलेज है तो वी कैन बिल्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी से हमें क्या होता है? हेल्प मिलता है सोसाइटी को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेलवे की, ठीक है, ट्रेन की मैं बात करूं, तो पहले कौन सी इंजन आती थी? पहले कोयले वाली आती थी ना, कोयले की रहती थी, जिसमें कोयले जलाते थे तो पानी बॉयल होता था, वाटर बॉयल होता था, वाटर बॉयल होने से वो इंजन चलती थी, है ना। लेटर ऑन क्या आया? डीजल इंजन आया। उसके बाद अभी क्या है? इलेक्ट्रिक इंजन। तो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हमने क्या करा? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखा। तो ये फिजिक्स की वजह से ही तो देखा। और हमारे सोसाइटी में देखो, अभी
उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से हम उससे चला रहे हैं तो फायदा ही है। और भी देख सकते हो, पहले क्या आता था, टीवी आता था, कैथोड रे ट्यूब वाली टीवी। अब क्या आता है, एलसीडी आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन चिप से बने हुए होते हैं ना, वो जो अंडर सेमीकंडक्टर आएगा, पढ़ोगे 12th में, ठीक है ना। तो अगेन फिजिक्स की वजह से क्या मिला हमें, टेक्नोलॉजी मिला। देन आफ्टर दैट और भी देख सकते हो आप, ये तो मैंने बस एक दो एग्जांपल दिए, हर जगह पे ही है टेक्नोलॉजी। आप देख लो मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर यूज करते हैं ना, डॉक्टर जितनी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं भाई, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, ठीक है। एक्सरे मशीन कहाँ से आ रही है, फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स हर जगह, क्लियर है ना। तो ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट। हाँ, कुछ एक्सटेंट तक ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी हैं टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल दैट किसी ने बॉम्ब बनाया, ठीक है ना, अब बॉम्ब मत बना लेना, ठीक है ना, तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो वो तो डिपेंड करता है यूज पे, हर चीज की मेरिट एंड डिमेरिट होता है, आप कैसे यूज करते हो वो डिपेंड करता है, क्लियर है ना। तो ये हो गए फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, ऑफ दिस चैप्टर, है ना, हटा दे रहा हूं, देख लो, लिख लियो ना सब, चलो। कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। देखो हमारे पास ढेर सारे फोर्सेस हैं, मोर देन 100 फोर्सेस हैं, बट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। किसके बारे में रीड करने जा रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स के बारे में रीड करने जा रहे हैं। तो देखो 4 फंडामेंटल फोर्सेस की मैं बात करता हूं, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस, है ना, फंडामेंटल फोर्सेस। बाकी फोर्सेस तो यही सही है। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, तो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्सेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। अब बोलोगे सर ये तो मेरे फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, आपके और मेरे बीच में अभी फोर्स लग रहा है ना, कहां बैठे हो, आपके और मेरे बीच में अभी फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फर्स्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी मैंने क्या बोला, आपके और मेरे बीच में फोर्स लग रहा और ये फोर्स अट्रैक्टिव है, हैरान रह गए ना, ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, आपको मैं खींच रहा हूं और मेरे को आप खींच रहे हो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आप कहां बैठे हो, कितनी दूर बैठे हो, मैं यहां हूं, हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है, बट हमारे बीच में फोर्स लग रहा है ना, तो दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स, दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स। समझ आई बात। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो ये तो लॉन्ग रेंज समझा दिया, ठीक है ना, हमारे बीच में फोर्स लग रहा है ये भी बता दिया, ये अट्रैक्टिव नेचर का ये भी बता दिया, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट बात जो बोल रहा हूं वो समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो आपके और मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है, ऐसा हो रहा क्या कि मैं आपके पास आ गया या आप मेरे पास आ गए, नहीं आए ना। तो ये फोर्स नेचर में बहुत ही वीक फोर्स है, मतलब दिस फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर, ठीक है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर मैं लिख सकता हूं, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी आप बैठे हुए रूम पे मेरी वीडियो को देख रहे हो, फोर्स लग रहा, सपोज मैं अभी जाकर के कहीं पे रिवर में जंप लगा दूं, पानी में आ गया, मीडियम चेंज हो गई ना, बीच में पानी आ गया, बट स्टिल हमारे बीच में फोर्स लग रहा। चलो ये बात हजम नहीं हुई सर, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं
चला अब, ठीक है, मैं कहां चला, मार्स पे, ठीक है, मंगल ग्रह पे चला और वहां गया, बट अभी भी हमारे बीच में फोर्स लगेगा। सोच लो, आप अर्थ में हो, मैं मार्स में हूं, हमारे बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, बट स्टिल द फोर्स विल एक्ट। सो इस फोर्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर? दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। second fundamental force is electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। क्या बोला मैंने? फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। और ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। मतलब अगर हमारे पास दो चार्ज सेम है तो ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अगर दो चार्ज अलग है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ऑल दो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब दिस फोर्स इज stronger than gravitational, ठीक है। इसे भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जैसे ये लॉन्ग रेंज फोर्स था और इसे मीडियम की जरूरत नहीं थी, सेम इसे भी, ये वैक्यूम में भी काम करेगा, ठीक है ना। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, और इसके लिए भी लिख सकते हो नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो दीज आर द 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ थर्ड फोर्स, देखो थर्ड फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स विच बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा? कोई फोर्स नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ये चीजें अलग हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन हुए, ढेर सारे प्रोटॉन हुए, न्यूट्रॉन हुआ, तो प्रोटॉन में फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन में लग रहा है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लग रहा है, ये सारे में जो फोर्स लग रहे हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के लग रहे हैं, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। ये वो आप मत लगा देना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली, वो नहीं है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो लगती है ना, वो हमेशा इस अट्रैक्टिव नेचर के ही होते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिख सकता हूं दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स that binds the proton and neutron in nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या करता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता, पकड़ के रखता। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इट इज, और दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये न्यूक्लियस के अंदर ही है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही है। और न्यूक्लियस का साइज तो आपको मालूम है, बहुत ही छोटा होता है। तो दिस इज, ये जैसे ये देख रहे हो तो लॉन्ग रेंज फोर्स था ना, तो ये क्या? शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वन इज वीक
न्यूक्लियर फोर्स। ये भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या? तो देखो, आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना, जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट अपियर्स इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है ना, किसी भी मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस में, किसी सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस में जहां पे बीटा डीके हो, ठीक है ना, वहां पे क्या होता, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता। और ये वीक होता, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वीकेस्ट तो नहीं है, वीक है, ठीक है, और स्मॉल रेंज फोर्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या इसके लिए, इट अपियर्स इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, किसी सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस में जहां पे बीटा डीके हो, सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस वेयर बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, ठीक है ना। और ये भी क्या होता है, ये वीक फोर्स है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वीक फोर्स है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार साइड आ जाता हूं, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी आपकी मर्जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, कि आज के क्लासेस में मैंने जो जो आपको फिजिक्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया, और फिजिक्स का प्रिंसिपल को बताया, स्कोप बताया, और फाइनली फंडामेंटल फोर्सेस की बात करा। और एक और बात मैंने करा था कि किस तरीके से फिजिक्स टेक्नोलॉजी को बिल्ड करता है, देन आफ्टर दैट वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे सोसाइटी में काम आता है और हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, फिजिकल वर्ल्ड, उसकी कहानी है ये, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देख लो, लिख लो एक बार। मेहनत करना है दिन रात लगा के जोर, तभी करेगा आपका रिजल्ट शोर। एंड थैंक यू वेरी मच।